आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत ग्वालियर से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है और सौंसा गांव में आवारा कुत्ते ने बच्चे को नोच लिया है। 11 साल के बच्चे को कुत्ते ने नोचा है। घायल हालत में जयरोगी अस्पताल में भर्ती किया गया। जिले में आवारा कुत्तों ने 24 घंटे में 61 लोगों को शिकार भी बनाया है। तो लगातार आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में तो खासतौर पर आवारा कुत्तों ने 24 घंटे के अंदर 61 लोगों को अपना निशाना बनाया है। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में एक मासूम को नोच लिया आवारा कुत्ते ने और 11 साल का ये बच्चा जो कि आवारा कुत्ते का शिकार हो गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में इन दिनों आवारा कुत्तों का जबरदस्त आतंक है। शहर के आम से लेकर खास भी इलाकों में आवारा कुत्ते से डर रहे हैं, अब दहशत में जी रहे हैं। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ग्वालियर के शहर हो या गांव के इलाके हो, दोनों ही जगहों पर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। आखिर क्या वजह है कि आवारा कुत्तों पर काबू नहीं पाया जा रहा, बल्कि ये आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ ग्वालियर शहर बल्कि पूरे जिले भर में इन दिनों आवारा स्ट्रीट डॉग जो हैं उनका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बानगी ये कि कल ग्वालियर में अकेले पूरे जिले भर में 61 से ज़्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है। ये वो लोग हैं, ये वो संख्या है जो जयरोगी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे थे। यहाँ जयरोगी अस्पताल में इनको रेबीज इंजेक्शन लगाया गया। कुछ जो बच्चे सहित अन्य गंभीर हालत थी उनको भर्ती किया गया है। और सबसे बड़ी परेशानी यही है कि अब जो सीजन आया है वो सीजन इसमें बीच हीट पे रहती है और इसके चलते डॉगी जो है आक्रामक हो जाते हैं और जरा सी छेड़ करने पर या उनको भगाने पर वो हमला कर देते हैं। इस तरह की घटना पूरे ग्वालियर जिले भर में हो रही है। अकेले ग्वालियर शहर में ही लगभग 35,000 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग है एक अनुमान के मुताबिक। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन को अब एहतियातन कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो परिस्थितियां हैं डॉग बाइट की, ये लगातार अब बढ़ती जाएगी। जैसे इस सीजन में कहा जाता है कि डॉग बाइट के शिकार ज्यादा होते हैं, कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं, हमले ज्यादा करते हैं। तो अब कुछ दिनों तक सावधानियां प्रशासन के लिए और आम लोगों के लिए जरूरी है। एक रिसर्च में मैं ये देख पा रही हूँ सुशील, एक रिसर्च में मैं ये देख पा रही हूँ कि 50,000 के पार आवारा कुत्तों की संख्या सिर्फ ग्वालियर में ही पहुंच गई है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या आम और क्या खास, हर कोई आए दिन आवारा कुत्तों का शिकार बन रहा है। सवाल ये कि पड़ोसी राज्य यूपी में जब आवारा कुत्तों को लेकर नियम है, प्रशासन के लिए बाकायदा पहले नोटिस जारी किया गया था, तो क्यों ना मध्य प्रदेश में इसको लेकर कोई कानून बने? बिल्कुल सही बात है। देखिए, कानून बनाने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर ग्वालियर की बात करें तो पूरे ग्वालियर जिले भर में अगर 50,000 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग हैं तो समझा जा सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश के जो 53-54 जिले हैं उनमें आवारा डॉग्स की स्थिति क्या होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन आवारा कुत्तों को लगाम लगाने के लिए नसबंदी सहित अन्य उपाय किए जाते हैं नगरीय निकाय के द्वारा, लेकिन वो जो उपाय भी है वो भी कारगर अमल में नहीं लाए जाते। यही वजह है कि इन स्ट्रीट डॉग की तादाद कंट्रोल में आने के बजाय लगातार बढ़ती जाती है। एक साल के अंदर ही अगर देखें तो स्ट्रीट डॉगी की संख्या 35,000 से बढ़कर लगभग 50,000 के करीब हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर अब जब नगरीय निकाय या फिर ग्रामीण निकाय या फिर प्रशासन अगर अपना काम नहीं कर पाएंगे तो यकीनन जब कोर्ट में जाएंगे लोग तो फिर एक कानून की दरकार होगी। ऐसा कानून जो उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भी बनाया जाए। जब लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ेगी तो लोग इस मांग को जरूर उठाएंगे। हाँ बिल्कुल, और जरूरी भी है इस पर एक्शन लेना। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुशील। तो कई शिकायतों और पत्राचार के बाद क्लोनिंग से पैदा हुई वन भैंसा दीप आशा का अब जाकर डीएनए टेस्ट होगा। इस टेस्ट से पता चलेगा कि वास्तव में वो वन भैंसा है या मुर्रा भैंस। ये दो अलग प्रजाति हैं। आरोप है कि वन विभाग के अधिकारी तो उसे वन भैंसा बताकर अभी तक करोड़ों रुपए फूंक चुके हैं। अगस्त 2018 में रायपुर लाने के बाद दीप आशा को छिपाकर रखा गया है। वीआईपी के अलावा उसे कोई और नहीं देख सकता है।
आरोप है कि वन विभाग के अधिकारियों को मालूम है कि दीपाशा मुर्रा भैंस है, लेकिन जानबूझकर उसे वन भैंसा बताकर रखा गया है। लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। दीप आशा का मामला अब गरमाने लगा है। दरअसल उसके डीएनए टेस्ट के लिए वन्यजीव प्रेमियों ने पत्र लिखा था और उस पर डीएनए टेस्ट कराने की मांग की गई थी। हमारे बीच वन्यजीव प्रेमी नितिन सिंघवी जी हैं, हम सीधा उनसे बात करेंगे। आखिर ये मांग जरूरत क्यों पड़ी कि उसकी डीएनए टेस्ट कराई जाए? देखिएगा, ये 2014 में पैदा हुई है, 2018 में इसको रायपुर लाया गया करनाल से, और उसके बाद से ही ये जो है फिजिकली और इसका विशेष रूप से सींग मुर्रा भैंसे का दिखता है, और ये कहीं से भी वन भैंसा के समान में फिजिकली नहीं दिखती है। तो इसका मांग हमने ये की थी कि भाई पहले जो है आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वन भैंसा तो है नहीं, कैद में रखने से क्या फायदा। उसके बाद में 2018 में एक मीटिंग हुई थी अधिकारियों की, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि सीसीएमबी हैदराबाद और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में इसका डीएनए टेस्ट कराएंगे। तो इसका डीएनए भेज दिया सीसीएमबी में, WII नहीं भेजा गया, और सीसीएमबी से आज तक रिपोर्ट नहीं आई है, और ना अधिकारी चाहते हैं कि वो रिपोर्ट आए। तो मैंने फिर इनको रिप्रेजेंटेशन दिया कि भाई आप WII भेजिए, इसको आप इसका पता लगाइए कि ये क्या है। तो अभी 9 नवंबर को इसका सैंपल लिया गया है, अब उसको भेजेंगे। एक तो बड़ी बात यह है कि उसको केज में कैद के रूप में रखा गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सिर्फ VVIPs उसे देख सकते हैं। ये देखिएगा, इस पे तो अब आज जनरल पब्लिक दिखा देंगे तो बोलेंगे ये तो हमारे को देसी भैंस दिखा रहे हैं, तो इसलिए नहीं करेंगे। उसके पीछे करोड़ों खर्चा हो चुका है वहां पर, तो उसको इसलिए दिखाना पसंद नहीं करते हैं। खाली VVIPs ही उस पे रहते हैं। तो देख सकते हैं कि अब डीएनए टेस्ट की मांग उठी है। सवाल ये है कि आखिर उस जो वन भैंसे है उसे जो मुर्रा नस्ल की तरह दिखती है उसे कैद में क्यों रखा गया है, आम लोगों के लिए क्यों नहीं उसे देखने को दिया जाता है। सवाल तो कई हैं, लेकिन डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, आपने जब बातचीत भी की तो हमने यही सुना कि कहा जा रहा है कि अभी डीएनए का इंतजार करना होगा, जब रिपोर्ट्स सामने आ जाएंगे तो ही जाकर कुछ भी साफ हो पाएगा। लेकिन सवाल ये कि आखिर इसको लेकर इतना पेच क्यों फंस रहा है, इस मामले में क्यों इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है? जब इसको इस तरीके से पाला गया और फिर रखा भी गया है, तो अब जाकर डीएनए टेस्ट की नौबत। सिर्फ VVIPs के लिए उसे देखने की अनुमति है। तो सवाल ये है कि आखिर जब वो क्लोनिंग का वन भैंसा है तो उसे आम लोगों के लिए क्यों सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं देखा जा सकता? और दरअसल वन भैंसे की जो प्रथम दृष्टि में आपको देखने में पता चल जाएगा कि उनकी जो सींगें हैं लगभग 1 से 1.5 फीट की होती है और वो भी सीधा होता है। लेकिन इस जो आशा है उसकी जो सींग है वो मुड़ी हुई है और ये मुर्रा नस्ल की भैंस की तरह दिखती है। तो यही वजह है कि वन्य जीव प्रेमी है उनको संशय होता है और जिसकी जो डीएनए टेस्ट की मांग लगातार वो करते रहे हैं। आखिर डीएनए टेस्ट हुआ था लेकिन 2 जगहों पर उसकी सैंपल भेजनी थी, नहीं भेजा गया। अब मांग फिर से उठी है और सवाल यही है कि करोड़ों खर्च किए गए हैं। जो जिस केज में उसे रखा गया है वो लगभग 2 करोड़ का केज है। तो इससे पहले उसे क्लोनिंग कर लेकर के भी जो खर्च किए गए हैं, तो आखिर जब क्लोनिंग हुई तो जो विशुद्ध रूप से जो वन भैंसा है उसकी क्लोनिंग क्यों नहीं हो पाई? आखिर ये मुर्रा भैंस की तरह कैसे दिखता है? तमाम सवाल है, लेकिन सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब वन अधिकारी है इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे। फिलहाल डीएनए जो टेस्ट है उसे भेजा गया है। जी चलिए युगल, अब देखना होगा कि रिपोर्ट्स आने के बाद क्या कुछ होता है, इसका इंतजार लगातार जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। बालाघाट से बड़ी खबर आ रही है। धान के भंडारण में लापरवाही का मामला सामने आया है। धान भंडारण करने वाली कंपनी गो ग्रीन के डायरेक्टर सहित
3 पर मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा लगभग 13 करोड़ रुपए का खापा गांव में ओपन कैप में रखा गया। 6,632 टन धान गायब हो गया था। कंपनी की लापरवाही से 39 टन धान खराब हुआ था। कंपनी डायरेक्टर संतोष साहू, स्टेट हेड सौरभ मालवीय, जिला एडवाइजर अखिलेश बिसेन पर मामला दर्ज किया गया है। स्टेट वेयर हाउस के जिला प्रबंधक ने मामला दर्ज कराया है। वारासिवनी थाना क्षेत्र के खापा ओपन कैप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 13 करोड़ की धान चोरी का ये पूरा मामला, और इसमें अभी कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया। दतिया में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। भांडेर के एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर इकबाल खान जब स्ट्रांग रूम के रूटीन निरीक्षण के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम पहुंचे तो उनको सुरक्षा कर्मियों ने स्ट्रांग रूम में अंदर जाने से ही रोक दिया और इकबाल खान बिना निरीक्षण करे वापस लौट गए। इकबाल खान के वापस लौटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है आप? अच्छा, रिटर्निंग ऑफिसर है आप? अच्छा। बात कर ली ना मैंने, मुझे थोड़ी पता है मना कर दे, मतलब बाहर से देख लो, सब लोग मना। कोंडागांव में धान खरीदी शुरू होने के 23 दिन बाद भी खरीदी केंद्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिले में 67 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। हालात तो ये हैं कि करीब 20 केंद्रों में बोहनी तक नहीं हो पाई है। बताया ये भी जा रहा है कि 3 दिसंबर का किसान इंतजार कर रहे हैं ताकि नई सरकार बनने के बाद ज्यादा समर्थन मूल्य मिले और उनका कर्ज माफ हो सके। शुरू हुए 23 दिन बीत चुके हैं, इसके बावजूद धान खरीदी केंद्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। देख सकते हैं पूरा धान खरीदी केंद्र का परिसर में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ किसानों ने ही धान बेचा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमेशा राजनीतिक मुद्दे बनते हैं किसान, वो अब नई सरकार के आने के बाद ही शायद धान बेचेंगे, ऐसा लगता है। हमारे साथ धान केंद्र के जो प्रभारी हैं साहू जी, उनसे बात करते हैं। भैया क्या लग रहा है कि इस बार धान खरीदने के लिए किसान नहीं दिख रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है? देखिए, इसका कारण ये है कि अभी जो समय है ये आपका खेती खार में धान बिजाई कटाई का समय है, और पिछले साल जो धान खरीदी हुई थी वो लगभग 100 किसानों से 3,500 क्विंटल के आसपास हुआ था। लेकिन आज के डेट में मात्र 9 किसान से 350 क्विंटल की धान खरीदी हुई है। क्या वजह मानते हैं किसान नहीं आ रहे हैं? क्या सरकार का इंतजार कर रहे हैं या धान कटाई नहीं हुआ? देखिए, इसमें तो कुछ घोषणाएं भी की थी सरकार। अब ऐसा लगता है कि उसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल अभी तक पूरे ज़िले में लगभग 8 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई थी, जो अभी मात्र 54,000 क्विंटल का ही धान खरीदी हुआ है। अब 4 केंद्र के प्रभारी हैं, चारों केंद्र की स्थिति क्या कमोबेश यही स्थिति है या? स्थिति तो लगभग यही दिख रहा है। मेरे 4 फड़ है और चारों फड़ में स्थिति यही दिख रहा है। अभी तक एक जानकारी चाहिए थी कि अभी तक जिले में कितने धान खरीदी केंद्रों में खरीदी बोहनी नहीं हुई है? देखिए, अभी जो हमारे 67 कोंडागांव जिला में 67 उपार्जन केंद्र है, लगभग 19 उपार्जन केंद्र में अभी तक धान खरीदी नहीं हुई है। मतलब ये है कि किसान जो है सरकार का इंतजार कर रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है। तो ये धान केंद्र की हालात ये बता रही है कि जो चुनाव लड़े हैं प्रत्याशी नेता, उनके साथ साथ किसानों को भी नई सरकार का इंतज़ार है, ताकि जो किसी की भी सरकार बने उनका कर्ज माफ़ हो और धान का समर्थन मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा मिले। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंगेली से खबर, जहां हाथियों के दल ने ग्रामीणों को दौड़ा दिया है। धान के लिए बस्तियों में हाथियों का झुंड पहुंच गया। कटामी गांव में कई घरों को तोड़ा है। झुंड में से
तमाम हाथियों ने उत्पात मचाया। 6 से ज्यादा हाथियों का दल यहां देखने को मिला। वन अमले ने सजग रहने की अपील की है। एटीआर वन परिक्षेत्र की ये पूरी घटना, आप घरों की तस्वीर देख सकते हैं। हाथियों ने पूरे घर को ही नुकसान पहुंचा दिया है, घर तोड़ दिया है। छोटी छोटी झोपड़ियां जहां पर ग्रामीण रह रहे थे और इसमें किसी तरह वो अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन हाथियों ने इन्हें भी ध्वस्त कर दिया। कोरबा में भी हाथियों ने उत्पात मचाया है और कटघोरा वन मंडल के केंदई रेंज में हाथियों की वापसी हुई है। आपको तस्वीर सुबह से ही हम दिखा रहे हैं यहाँ की कि आखिर किस तरीके से हाथियों के दल ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है और अब ग्रामीण दहशत में है। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म दुरुस्त कर लिया गया है और मलबे के अंदर फंसे पाइप को गैस कटर से काटा जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पाइप को आगे बढ़ाने का काम शुरू होगा। और बता दें कि रात को पाइप को पुश करने से समय ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म क्षतिग्रस्त हो गया था। रात के समय में मशीन के प्लेटफॉर्म को रिपेयर करने के बाद कंपनी रोकने के लिए मशीन को ड्रिल करके बांधा गया है। तो ये ऑगर मशीन है जिसमें तमाम तकनीकी खामियां देखने को मिल रही थी, लेकिन अब इस मशीन को दुरुस्त कर दिया गया है और कहा जा रहा है सफलतापूर्वक शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा, जो कि लगातार 12 दिन से चलता आ रहा है। इकतालीस जिंदगियां अभी भी इस टनल के अंदर फंसी हुई हैं। इंतजार है कि आखिर कब इन लोगों को बाहर निकाला जाएगा, तमाम मजदूरों को जो काम कर रहे थे। 4 धाम से जुड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये टनल और इस टनल में काम करते वक्त मजदूर फंस गए हैं धंसने की वजह से टनल के। अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और चलिए एक नजर डालेंगे नॉन स्टॉप खबरों पर।